हेलो स्टूडेंट, आज हम इंडेमनिटी का टॉपिक करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटीज आपने चेक किया था, आप उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना है। ठीक है जी। इंडेमनिटी मैंने इसीलिए बाद में करने का सोचा था ताकि आपको एक बार गारंटी क्लियर हो जाए, क्योंकि गारंटी का कंसेप्ट आप लोग के पास पहले से ही रहता है। इनफैक्ट आप लोग के पास, मैं कहती हूँ, छोटे होते से आपने सुना होता है, हाँ इसने गारंटी ली, कभी ना कभी न्यूज में या फिर किसी बड़े लोग से जो बात कर रहे हैं आपस में, तो आपने सुना होता है जनरली गारंटी का मतलब। बट इंडेमनिटी इतना ज्यादा फ्रिक्वेंटली वर्ड यूज नहीं है नॉर्मल डे टू डे लैंग्वेज में। तो हम इंडेमनिटी के बारे में आज समझ लेंगे। ठीक है जी, फिर डिफरेंस कर लेंगे, बस फिर आपका ये यूनिट कवर हो जाएगा। देखते हैं एक बार फटाफट से इंडेमनिटी का मीनिंग क्या होता है। देखो, स्टार्टिंग में पहुंच जाना है आपने स्टडी मैट के, क्योंकि पहले आपने बीच में से स्टार्ट किया था, अब आप स्टार्टिंग पे पहुंच जाओगे। इंडेमनिटी का बहुत सिंपल मतलब क्या है यहाँ पे, भाई मैंने एक प्रॉमिस किया है कि मैं आपको कंपनसेट करूंगी, भरपाई करूंगी आपके किसी, एक एक वर्ड ध्यान से समझना, मैं कंपनसेट करूंगी आपके किसी लॉस को। ठीक है जी। यानी कि मैं आपको आज की डेट में कह रही हूँ कि फ्यूचर में अगर आपको कोई ये पर्टिकुलर लॉस होता है, तो मैं उसके लिए आपको भरपाई करूंगी, कंपनसेशन दूंगी। ये लॉस या तो मेरी वजह से हुआ है, या फिर ये लॉस किसी और वजह से हुआ है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से भी हो सकता है ये लॉस, चाहे ये लॉस मेरी वजह से हुआ है। तो ये दोनों लॉसेस यहाँ पे कवर्ड है। प्रॉमिस कौन कर रहा है? प्रॉमिस मैं कर रही हूँ। ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्सन प्रॉमिस करता है, यानी कि मैं लॉस की कंपनसेशन, यानी कि मैं कल को तुम्हें अगर इस पर्टिकुलर चीज से, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, फायर इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूं, फायर इंश्योरेंस की कंपनी कहती है कि मिस्टर ए, अगर आपको कल को कोई मान लो मिसहैप होता है घर में, कुछ भी प्रॉब्लम होती है जिस वजह से कोई शॉर्ट सर्किटिंग है या कोई फायरिंग हो जाती है ना, फायरिंग हो जाती है, कंसिक्वेंट ये है कि फायरिंग हो गई है, जिस वजह से आपका क्या हुआ है, पर्टिकुलर कोई लॉस हो गया है, क्योंकि लॉस पर्टिकुलर ही हो गया, इस साफ साफ लिख दिया फायर की वजह से हुआ लॉस। मतलब ये नहीं कि घर में कुछ भी हो गया, चोरी हुई, उसकी बात नहीं अभी यहाँ पे पर्टिकुलर हम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि फायर इंश्योरेंस से वाले कह रहे हैं कि हाँ, जो तुम्हें आग की वजह से, फायर की वजह से लॉस हुआ है या होगा, एक तरीके से जो होगा लॉस, उसकी कंपनसेशन हम तुम्हें पे करेंगे। ठीक है जी। इसी तरीके से कोई भी लॉस है जो कि पर्सन कह रहा है कि मेरी वजह से या किसी और वजह से होगा तुम्हें, तो उसकी कंपनसेशन की जाएगी। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाती हूँ, है ना। आपने चैप्टर 4 किया था शेयर कैपिटल डिबेंचर्स वाला, वहां पे ना एक पॉइंट आता है। ठीक है, उसको थोड़ा सा लिंक करते हैं, एक बार मैं आपको दिखा भी दूंगी, अभी लिंकिंग करा दूंगी, पहले आप बात को समझ लेना। एक शेयर होल्डर है राम। ठीक है जी। राम ने सपोजिंगली ट्रांसफर डीड डाली हुई है। ठीक है, ट्रांसफर का केस है, उसने शेयर्स को ट्रांसफर करना है, उसने एक्स लिमिटेड एक कंपनी को ट्रांसफर डीड भेजी हुई है। अब ऐसे केस में क्या होता है, वो ट्रांसफर डीड गुम जाती है, लॉस्ट हो जाती है। ठीक है जी। तो हमने बोला भाई ऐसे लॉस्ट हो गई है, हमारी क्या गलती है इसके अंदर? ठीक है, हम नहीं तुमको भेज रहे हैं, या भाई तुम इस बेसिस के ऊपर ट्रांसफर को रिकॉर्ड करो। ठीक हो गई बात। अब कंपनी कह रही है कि अगर मान लो वो ट्रांसफर डीड किसी और के हाथ लग गई, या कोई और पर्सन वो आ गया और पता चलता है कि वो भी क्लेम कर रहा है, वो कह रहा है मैं ओरिजिनल पर्सन हूँ, आप कह रहे हो कि आप ओरिजिनल पर्सन थे, शेयर होल्डर थे, तो ऐसे केस में तो हमें लॉस हो सकता है। कोई बात नहीं होगी तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, मान लो कोई केस लड़ना पड़ गया कंपनी को। ठीक है ना, एक पर्सन श्याम आ गया बीच में, श्याम कह रहा है कि ये शेयर्स तो मेरे थे, कंपनी कह रही है कि भाई हमने तो ये किसी और पर्सन के नाम कर दिए हैं शेयर्स, क्योंकि इन्होंने कहा था कि लॉस्ट हो गए थे। तो ऐसे केस में कंपनी कह रही है कि कल को कोई भी हमारे ऊपर मान लो केस ही चढ़े जाए, ठीक है, या कोई हमें किसी और तरीके से कंपनसेशन पे करना पड़े, या हमें कोई लॉस हो, तो उसके लिए ना तुम पहले से ही हमें एक इंडेमनिटी दे दो। क्या दे दो? इंडेमनिटी दे दो। किस बात की? कि अगर मैं, जैसे सपोजिंग मैं पर्सन हूँ, मैं कह रही हूँ कि एक्स लिमिटेड कल को तुम्हें इस वजह से कोई लॉस होता है,
तो मैं तुम्हें कंपनसेशन पे करूंगी जितना भी तुम्हें लॉस होगा मेरी वजह से। ठीक है ना, यानी पहले ही हमने ये बात कर दी। जैसे और सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे शेयर्स गुम गए हैं, ठीक है जी, चोरी हो गए हैं या कहीं ड्रॉप हो गए हैं, मुझे नहीं पता कहाँ पे मिसप्लेस हो गए हैं। मैं कंपनी को बोला मुझे डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट दे दो, कंपनी कहती कल को वो शेयर सर्टिफिकेट किसी और के हाथ आएंगे, हो सकता है कल को वो क्लेम करने आ जाए, फोर्जरी करे या जो भी करे क्लेम करने आ जाए, पर हमारे लिए कंफ्यूजन की बात हो जाएगी, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि हमने तो तुम्हें डुप्लीकेट इशू कर दी और वो कह रहा है कि उसके पास ओरिजिनल है। तो ज्यादा कुछ ना हो, अगर ज्यादा जब फिर भी कुछ ना हो, बट कुछ ना कुछ तो अमाउंट हो सकता है, हमारा भी लॉस हो जाएगा इसी चक्कर में। मान लो कोई लॉयर लेके आ गया, उसने केस कर दिया, तो हमें भी एटलीस्ट एक लॉयर तो अपॉइंट करना पड़ेगा। तो जो भी लॉस इस वजह से होगा उसकी कंपनसेशन तुम हमें पे करोगे, यानी कि मैं, जो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट मांग रहा है पर्सन, वो पहले ही पे करने की बात करता है कि अगर ऐसा लॉस होगा तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि हाँ मैं तुम्हें पेमेंट करूंगी। मैं आपको ना एक बार दिखा देती हूँ, मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, आपके साथ शेयर हो रहा होगा, आप चेक कर लो। सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 है, चैप्टर 4 था आपका। Where the instrument of transfer has been lost या instrument has not been delivered within the prescribed time, कंपनी रजिस्टर करना चाहे तो कर सकती है on such term as to indemnity as the board may think fit। यानी कि भाई अगर उनको इंडेमनिटी का पहले ही कॉन्ट्रैक्ट करा लेना है तो करवा लो, कोई इशू नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह रहे हैं ठीक है, हमें कोई टेंशन नहीं है, कल को लॉस होगा तो तुमने भरपाई करनी है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आज तुमको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इश्यू कर देंगे। ठीक है जी, होती है यहाँ पे बात क्लियर। रीड करते हैं हम सेक्शन 124 क्या कहता है। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर, प्रॉमिस करिए एक पार्टी टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लॉस होना जरूरी है। कॉस्ट टू हिम का मतलब क्या है, अदर पार्टी, है ना। अदर पार्टी जिसको लॉस हुआ है उसको कह रहा है कि भाई तुम्हें लॉस कैसे हुआ है, बाय द कंडक्ट, या तो मेरी वजह से लॉस हुआ है या फिर किसी एनी अदर पर्सन की वजह से लॉस हुआ है, पर मैं उसकी कंपनसेशन देने को तैयार हूँ, जब लॉस होगा तब कंपनसेशन दी जाएगी। एग्जाम्पल रीड कर रही हूँ आपके साथ ही इसका। मिस्टर एक्स कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट टू रिटर्न टू इंडिया आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। उसे भेजा गया है पर साफ साफ उसे बोला गया कि तुम इंडिया में आओगे, ठीक है ना, और आके 5 साल इंडिया के गवर्नमेंट के अंडर काम करोगे। क्यों, क्योंकि भाई ऐसा ना हम तुम्हें भेज रहे हैं, ठीक है, मान लो कि कोई हो सकता है कुछ एक्सपेंस किया हो गवर्नमेंट ने, है ना, कुछ उसको स्कॉलरशिप दी हो इंडिया की तरफ से, तो हम क्या जनरली करते हैं कि ठीक है तुम चले जाओ वहां से नॉलेज गेन करके आओ, एक्सपीरियंस लेके आओ, बट यहाँ आके तुम्हें पहले इंडिया को सर्व करना है। इफ मिस्टर एक्स फेल्स टू रिटर्न टू इंडिया, अगर तुम आए नहीं तो इसके लिए क्या है, तुमको रीइंबर्स लॉस पेमेंट करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। ये भी क्या माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी माना जाएगा। जब मान लो कि उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया है ना, जो भी उसकी पढ़ाई थी वहां पे खत्म हो गई है, टाइम था उसका वापस आने का, बट अब वो वापस नहीं आया, उसने वही जॉब करनी शुरू कर दी, तो वो गवर्नमेंट को रिइंबर्स कर देगा जो भी खर्चा हुआ है या जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि हम तो इतना अमाउंट तुमसे लेंगे, इंडेमनिटी जितने की भी भरी थी, जो भी अमाउंट ऑफ इंडेमनिटी था। कहते हैं देयर आर टू पार्टीज, कौन कौन है, एक तो जो लॉस की बात करते हैं, कैसे कहते हैं, सेव द अदर पार्टी फ्रॉम लॉस इज नोन एज इंडेमनीफायर, वेयर द अदर पार्टी हु इज प्रॉमिस्ड टू बी सेव्ड इज नोन एज इंडेमनीफाइड। आपको अच्छे से याद होगा इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, है ना, इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, यहाँ पे उसी से आपने रिलेट करना है। कहते हैं इंश्योरर की तरीके से जो इंडेमनीफायर है, जो बंदा प्रॉमिस कर रहा है टू इंडेमनीफाई। इंश्योरर कौन होता है, इंश्योरेंस की कंपनी याद आ जाएगा आपको, इंश्योरेंस कंपनी होती है इंश्योरर, है ना, तो वही पर क्या क्या है, जो प्रॉमिस कर रहा है कि हाँ मैं तुम्हें लॉस से बचाऊंगा। इंश्योर्ड कौन होता है, इंश्योरेंस होल्डर, जो कि पर्सन जिसको लॉस की भरपाई मिलती है। इंडेमनीफाइड भी सेम है, हु इज प्रॉमिस टू बी सेव अगेंस्ट द लॉस। आगे चलते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल्स हैं। मिस्टर ए में कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई बी अगेंस्ट द consequences ऑफ एनी प्रोसीडिंग विद सी में टेक अगेंस्ट बी। मतलब ए कह रहा है सी, है ना, तुम, ए कह रहा है बी, तुम जाके केस करो, किसके अगेंस्ट केस करो, सी के अगेंस्ट केस करो।
अगर तुम हार गए केस और तुम्हें कुछ पैसा पे करना पड़ गया सी को, तो उसकी कंपनसेशन मैं तुम्हें पे करूंगा। जो भी तुम्हें कोर्ट ऑर्डर करेगा ना पे करने को, वो मैं तुम्हें पे करूंगा। तुम जाओ जाके केस लड़ो। अब देखो लॉस हुआ, बी को तो लॉस हो गया, ठीक है जी, पर किस वजह से हुआ? ए की वजह से नहीं हुआ, किसी थर्ड पर्सन की वजह से हुआ। फिर भी इंडेमनीफायर कौन है? ए ही है, उसने प्रॉमिस किया है। इंडेमनीफाइड कौन है? बी है, उसे लॉस की भरपाई होगी। In respect of which 5,000 advanced by C to B. In consequences, when B, who is called upon to pay the sum of money, fails to do so, C would be able to recover the amount from A as provided in section 124. देखो जी, बार रीड करना है इसको। देखो जी, क्लियर होती है यहाँ पे बात। केस दोनों तरीके से हो सकता है, सी कर रहा है, बी कर रहा है ना, दोनों में लॉस की बात करते हैं। चाहे आप इस एग्जांपल से देख लो या नॉर्मल आप देख लो, कि जो भी लॉस की बात है उसकी कंपनसेशन की बात हम कर रहे हैं। आगे चलते हैं, शेयर सर्टिफिकेट का पॉइंट है, बिल्कुल सेम है। एग्जाम्पल 3 रीड करते हैं। X may agree to indemnify Y for any loss that may occur if a tree on Y's neighboring property blows over। ठीक है जी, एक बात समझ लेते हैं। भाई दो घर हैं मान लो, ठीक है, आप एग्जाम्पल समझ लो या मेरी बात सुन लो, एक ही बात है, कोई मतलब अलग ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है। एग्जाम्पल को कर लेते हैं हम अपने समझने के पर्पज से। मान लो कि दो घर हैं, कई बार क्या होता है, एक घर का जो पेड़ होता है वो इतना बड़ा हो जाता है कि दूसरे के ऊपर आ जाता है ना, दूसरे घर की दीवार जो होती है दीवार के साइड पे पड़ जाता है। तो वो कह रहा है कि कल को भाई ये दीवार, मान लो कि कोई आंधी उंधी आती है, आपको पता है पेड़ टूट जाता है, पेड़ टूटा, कल को मेरा कोई लॉस हो गया, ठीक है, तो उसके लिए भरपाई करने की बात की जा रही है, कंपनसेशन पे करेगा वो, ठीक है। पहले ही उन्होंने इंडेमनिटी साइन कर ली है इस बात पे, चाहे वो इम्प्लाइड है, चाहे वो आप कह सकते हो एक्सप्रेस्ड है, ठीक है ना। तो कोई ऐसा कुछ नहीं कि रिटर्न है कि ओरल है, बट नॉर्मली कुछ भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकती है, ठीक है। अगर ज्यादा प्रोफेशनल है, ज्यादा ऑफिशियल है, तो ऑब्वियसली बात है वो रिटर्न होगी, अदरवाइज वो ओरल भी हो सकती है। देखते हैं एनालिसिस, इसका सेम चीज है जो भी हमने करी है। एग्जिस्टेंस ऑफ लॉस एसेंशियल है, चाहे वो प्रोमिसर खुद से लॉस हो रहा है या फिर कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन से हो रहा है। फिर दोनों बात आ जाती है जो भी हमने डिस्कस की, ए एंड बी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक्सप्रेस हो सकती है या फिर इम्प्लाइड भी हो सकती है। एसेंशियल और वैलिड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको पता है, आपको यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, किसी ने किसी को मारने की बात की, ठीक है, किसी ने किसी को कोई गलत काम करने की बात की और उसके बाद मैं तुम्हें कंपनसेशन दूंगा, अगर जो जितना भी तुम्हें को मारपीट में जितना खर्चा हुआ डॉक्टर का वो मैं दूंगा, तो भाई ये कोई बात नहीं है, ये कोई वैलिड इंडेमनिटी नहीं है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही इनफैक्ट नहीं है। आगे चलते हैं, सेक्शन 125 की बात करते हैं, राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन सूड। कहते हैं भाई इंडेमनिटी होल्डर क्या क्या, इंडेमनिटी होल्डर आप समझो, इंडेमनीफाइड, जिसको लॉस की भरपाई होगी, की जाएगी जिसके लिए, वो पर्सन के क्या क्या राइट हैं। भाई उस पर्सन को वो सब राइट मिलेंगे, जैसे कि उसको जो भी लॉस हुआ है ना, मान लो कि उसको लॉस कैसा हुआ, उसे कोई केस पड़ेगा, केस की बात हुई थी, पर्टिकुलर लॉस केस की वजह से होना था, स्यू करना था, ठीक है, और कोर्ट ने बोला कि तुम्हें पैसा देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो भी उसने लॉयर का एक्सपेंसेस किया, कोई और एक्सपेंसेस किया, और प्लस साथ में उसको डैमेजेस पे करने पड़े, वो सारे के सारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल कंपनी का ले लेती हूँ, एक्स लिमिटेड का जो भी हमने बात की, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट की, ठीक है जी। तो एक्स लिमिटेड कह रही है कि तुमने तो कह दिया कि तुम्हारा है, हमने तुम्हें इशू भी कर दिया, पर कल को मिस्टर राम आया, राम ने एक लॉयर के अगेंस्ट मतलब एक नोटिस भिजवा दिया, ठीक है, तो उसने तो लॉयर की फीस पे कर दी। अब क्या होएगा, अब एक्स लिमिटेड को भी लॉयर करना पड़ेगा, उसने भी लॉयर की फीस पे की। मान लो कल को क्या पता चलता है कि एक्स लिमिटेड केस हार गया किसी भी कारण की वजह से, कोर्ट ने बोला एक्स लिमिटेड तुम डैमेजेस पे करो, ठीक है जी। तो अब एक्स लिमिटेड मेरे से क्या क्या ले सकता है, क्या क्या क्लेम कर सकता है? भाई जो भी लॉयर की फीस है वो क्लेम करेगा, है ना, जो डैमेजेस पे करने की बात की है वो भी करेगा, उसके अलावा भी कोई भी जो भी सम उसका एक्सपेंड हुआ है वो सारा का सारा वो मेरे से ले लेगा, ठीक है जी। तीनों बातें देखते हैं। All damages which he may be compelled to pay in any suit in respect of matter to which the promise to indemnify applies।
सेकंड देखते हैं ऑल कॉस्ट विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन एनी सूट। ब्रिंगिंग, जो भी कॉस्ट उसकी लगी है ना, ब्रिंगिंग डिफेंडिंग द सूट, he did not contravene the orders of the promiser, acted as if it would have been prudent। सिंपल सी बात कह रहा है, आपने पूरा लर्न करने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि उसने जब अब एक्स लिमिटेड ने जब केस की बात की होगी या जो भी उसके ऊपर कॉस्ट आई थी तो प्रूडेंट पर्सन की तरह किया होगा। ये नहीं कि हाँ भाई मुझे तो भरपाई हो ही जाएगी, ऐसा करते हैं हम तो अच्छा खासा बेमतलब के एक्सपेंसेस करते हैं, पता है हमें तो इंडेमनिटी मिल ही जाएगी। भाई वो नहीं सब मिलेगा, अननेसेसरी नहीं मिलेगा। जो आपकी कॉस्ट प्रूडेंट पर्सन की लगनी थी वही पैसा आपको मिलेगा। थर्ड पॉइंट है ऑल सम विच ही may have paid under the terms of any compromise of any such suit। बस यहाँ तक करना आपने, ठीक है ना। तो ऐसे केस में क्या कहते हैं, जो भी पैसा उसको पे करना पड़ रहा है, जैसे हो सकता है मिस्टर राम को पे करना पड़ेगा, है ना, मान लो वो राम को पे कर रहा है, ठीक है, चाहे ऊपर के कवर हो गया, डैमेजेस में कवर हो गया, नहीं तो थर्ड पॉइंट में कवर हो गया, कहीं भी कवर हो सकता है। अगर तो केस होगा तो एक फर्स्ट पॉइंट में कवर हो जाएगा, अगर नहीं हो रहा केस, नॉर्मली बात की जा रही है, ठीक है, बाद में कुछ भी पता चलता है कि हाँ भाई गलती इसकी पर्सन की नहीं है, राम को तो हमें देना चाहिए, राम ही शेयर होल्डर है, तो ऐसे केस के अंदर क्या हो जाएगा कि नॉर्मल सम वर्ड यूज किया जाएगा, डैमेजेस की बात नहीं आएगी। Sum which he may have paid in the terms of any compromise of any such suit। एनालिसिस ही लर्न करना है आपने इसका। देखो डैमेजेस हो जाएंगे, कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है ना, कॉस्ट का मतलब क्लियर हो गया, जैसे सपोजिंग जो लॉयर की फीस है वो ध्यान रखते चलना है। ऑल सम थर्ड पॉइंट देखते हैं विच ही में पेड इन द टर्म्स ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज ऑफ एनी सूट। कॉम्प्रोमाइज किया आपस में राम पर्सन के साथ, है ना, कि भाई हाँ ठीक है हम तुम्हारा नाम लिख रहे हैं, जो भी है तुम्हें इशू कर रहे हैं, जो भी जैसे में कॉम्प्रोमाइज हुआ है उसके लिए जो भी खर्चा हुआ है उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। आगे चलते हैं, व्हेन डज द लायबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर कमेंस। भाई लायबिलिटी तभी स्टार्ट हो जाएगी जब देखा जाए इंडेमनिटी होल्डर का लॉस सर्टेन हो गया, ठीक है, एब्सोल्यूट होगा, तभी वो स्टार्ट हो जाएगी उसकी लायबिलिटी। चेक करते हैं एक बार एग्जांपल। X promises to compensate A promises to compensate X for any loss that he may suffer by filing a suit against Y। ए ने बोला एक्स को कि मैं तुम्हें कंपनसेट करूंगा जो तुम सूट फाइल करोगे वाई के, जो भी तुम्हारा खर्चा होगा। कोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिया एक्स को कि तुम वाई को 10,000 रुपए दो। अब जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर आएगा, ठीक है ना, सर्टेन अमाउंट है, एब्सोल्यूट अमाउंट है, तो लायबिलिटी इंडेमनीफायर है ना, इंडेमनीफायर पर्सन की स्टार्ट हो जाएगी जिसने लॉस की भरपाई करनी है। देखो जी बहुत छोटा सा टॉपिक था, क्लियर होते हैं यहाँ तक। आप मेरे साथ एक बार डिफरेंस पे आ जाओ। 1.10 पेज निकालना है आपने, स्टडी मैट का डिफरेंस चेक कर रहे हैं। इंडेमनिटी और गारंटी में, गारंटी और इंडेमनिटी का मीन देखो स्टार्टिंग ही कैसी है, बहुत सिंपल है। इंडेमनिटी में अभी तक आपने दो ही पर्सन देखे, इंडेमनीफायर, इंडेमनीफाइड। गारंटी में थ्री पार्टीज होती है, क्रेडिटर, डेटर, श्योरिटी, याद आ जाएगा, बैंक का एग्जांपल लिया था। नेचर ऑफ लायबिलिटी चेक करते हैं, इंडेमनिटी में क्या होगा, भाई एक ही पर्सन है उसी की लायबिलिटी है ना, लॉस सर्टेन हो गया तो लायबिलिटी उसी की प्राइमरी है। ऐसा नहीं है कि कोई और पे नहीं करेगा तो इंश्योरेंस कंपनी कह रही है मैं पे करूंगा, नहीं, यानी कि प्राइमरी एंड अनकंडीशनल है। बट गारंटी में आपको याद है सेकेंडरी एंड कंडीशनल क्या है, अगर वो पेमेंट नहीं करेगा तो मैं पेमेंट करूंगा, ठीक है ना, अगर प्रिंसिपल डाक्टर नहीं पे कर रहा तो ऐसे केस में इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी एंड कंडीशनल। टाइम ऑफ लायबिलिटी चेक करते हैं, इंडेमनीफायर की कब हो जाएगी, ऑन द हैपनिंग, है ना, जैसे कोई लॉस हो रहा है एक तरीके से, सर्टन तो हो ही गया अमाउंट, लॉस हो रहा है, हैपनिंग ऑफ कंटीजेंसी हो रही है, तो वो आपकी कह सकते हो टाइम ऑफ लायबिलिटी स्टार्ट हो चुका है। और इधर कब होगा, गारंटी के अंदर, जब पता चल गया कि हाँ उसने तो पे नहीं किया है ना, पेमेंट उसकी तरफ से नहीं आई है, लास्ट डेट निकल रही है, तो ऐसे केस में उसकी लायबिलिटी का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। टाइम टू एक्ट चेक करते हैं, इंडेमनीफायर need not act at the request of the holder, but surety acts at the request of the debtor। बात को समझ लेते हैं एक बार, बहुत सिंपल है, कहते हैं इंडेमनीफायर जो पर्सन है ना, वो नीड नॉट एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द होल्डर, मतलब उसको तो एक तरीके से देखा जाए
उस पर्सन ने क्या करना है, उस पर्सन ने कंपनसेशन की पेमेंट करनी है, ठीक है। उसे कहीं से भी लॉस का पता चलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। जैसे मैंने बोला कि हाँ मैं आपको लॉस की पेमेंट करूंगी, तो मुझे कहीं से भी लॉस के बारे में पता चल रहा है या कुछ भी बात पता चल रही है मुझे, ठीक है, कि हाँ आप ये हुआ है, ठीक है, या भाई मुझे वेट करने की जरूरत नहीं है कि आप किसी चीज के बारे में मुझे बताओगे, ठीक है ना। अगर मैंने लिखा हुआ है पहले से कि आप मुझे बताओगे तो अलग चीज है, अदरवाइज अनलेस कॉन्ट्रेरी है इसके अंदर एक तरीके का, अदरवाइज मैं अपने तरीके से भी एक्ट कर सकती हूँ। मान लो कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया, ठीक है ना, तो मुझे पता चल गया हाँ मुझे पेमेंट करनी है, तो मैं पेमेंट आपको कर सकती हूँ। बट गारंटी के केस में क्या होता है, श्योरिटी एक्ट्स एट द रिक्वेस्ट ऑफ द डेटर। उसकी रिक्वेस्ट चलेगी, यहाँ पे पेमेंट की बात है, वहां पे मेरा डिफॉल्ट हो गया है, उसके हिसाब से ही कुछ हद तक हमारा काम चलेगा। राइट टू स्यू द थर्ड पार्टी चेक करते हैं। इंडेमनीफायर थर्ड पार्टी को नहीं कर सकता है स्यू। जैसे सोचो जरा, कोई एक्सीडेंट की वजह से कुछ हुआ है ना, कोई नॉर्मल एक्सीडेंट हुआ है या फायर इंश्योरेंस, फायर की कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो ऐसे में सोचो इंश्योरेंस कंपनी केस कर रही है कि हाँ भाई राम तुम्हारी वजह से ये लॉस हुआ। ऐसा तो नहीं है भाई, जिसे लॉस हुआ या तो वो अपने आप केस करेगा। इंश्योरेंस कंपनी का काम यहाँ पे ये नहीं है कि किस वजह से हुआ, मैं तो पहले वो देखूं किसको लॉस करना है, किसको मैं केस करूं, है ना, ये चीज नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी का काम क्या है, जिसे लॉस हुआ वो चेक कर लो, हाँ लॉस हुआ है कि नहीं हुआ, प्रॉपर देख लो, ठीक है, गलती थी जो भी था, अब पेमेंट कर दो, ठीक है ना। तो वो इंडेमनीफाई जो पर्सन है वो स्यू नहीं कर सकता थर्ड पार्टी को फॉर लॉस इन हिज ओन नेम, क्योंकि कोई प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट याद आ जाएगा आपको, नहीं है यहाँ पे। श्योरिटी कैन प्रोसीड अगेंस्ट द डेटर, क्योंकि श्योरिटी का आपको याद है सारे सब्रोगेशन, है ना, सारे राइट्स इसको मिल जाएंगे आफ्टर डिस्चार्जिंग द डेट, तो वो थर्ड पार्टी को स्यू कर सकता है। पर्पस चेक करते हैं, लॉस की रिएम्बर्समेंट है ना भाई, लॉस होगा तो भरपाई होगी, और गारंटी में क्या है, सिक्योरिटी ऑफ द क्रेडिटर है। competency of all parties must be competent to contract, but guarantee के केस में कह रहे where a minor is a principal debtor, मतलब पैसा मिला है, याद होगा माइनर किसी भी पॉइंट पे प्लीड माइनॉरिटी कर सकता है, ठीक है, बैंक से लोन लिया है, कल को कहा मैं तो माइनर हूँ, कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, आपने देखी थी बातें उसकी, ठीक है ना। तो गारंटी के केस में अगर डेटर माइनर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसे पैसा मिल रहा है। ये बात का ध्यान रखना है आपने, द कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल वैलिड। एक छोटी सी बात मैं आपके साथ देखना चाहती हूँ, देखना आपने 1.5 पेज पे एग्जाम्पल के नीचे आना है, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस और मैरीन इज ऑलवेज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, बट लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस पे जो पैसा मिला किसी पर्सन को, तो माना जाएगा कि वो भरपाई नहीं है, किसी की लाइफ को, किसी की जिंदगी को कोई भी पर्सन या कोई कंपनी या कोई भी पैसा अमाउंट ऑफ मनी कंपनसेट फॉर श्योर नहीं कर सकता है। तो ऐसे केस में वो इंडेमनिटी नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसे हम नहीं कह सकते कि ये चीज हुई, कंटीजेंसी हुई, पहली बात तो कंटीजेंसी नहीं है, कभी ना कभी सबने बनना ही है, तो ऐसे केस में ना वो कंटीजेंसी है, और दूसरी बात उसकी कंपनसेशन नहीं है, वो लॉस की भरपाई नहीं मानी जा सकती है। बट फायर और मैरीन अलग चीज है, मैरीन वाटर इंश्योरेंस है, शिप जाती है ओशन वगैरह में, सी वगैरह में, तो वो सामान लेके, तो उसके पहले मैरीन इंश्योरेंस हो जाती है, जितना लॉस होगा उसको कंपनसेशन मिल जाएगा, तो वो भरपाई पैसे से हो सकती है, बट लाइफ की पैसे से भरपाई नहीं हो सकती है, ठीक है जी। इतना आपने कर लेना है। क्वेश्चंस मैंने आपको देने थे, है ना, वो मैं आपको अभी दे दूंगी। क्वेश्चंस आपके अकाउंट्स वाले चैप्टर के आपको मिल जाएंगे, ठीक है, कल का दिन आपने लगा लेना है, पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाना चाहिए, जो डाउट्स होंगे आप ग्रुप में डाल देना है, ठीक है। टेस्ट दोगे, एक बार डिस्कस कर लो, टेस्ट शुरू कर दो, मेरे ख्याल से आपको डिले करने की जरूरत नहीं है ना। तो फिर एक बार जब भी आपने टेस्ट देना है जल्दी से जल्दी दो, क्योंकि नेक्स्ट वीक आपने अपना ऑडिट वाला चैप्टर स्टार्ट कर देना है, ठीक है। ट्यूसडे तक तो मैं कहूँगी टेस्ट वगैरह दे दो, या अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम अच्छे से कर लेंगे, घर पे ही बैठ के टेस्ट भी देना, तो ये जो क्वेश्चंस है इन्हें जो मैं दूंगी अभी आपको, इन्हें ही आपने बुक बंद करके अच्छे से प्रॉपर रिवाइज करके लिख लेना है, ठीक है ना।
तो जैसा भी आपने डिसाइड करना है आप एक बार मुझे बता देना। एग्जाम्पल्स जो हमने डिस्कस नहीं किए अभी यहाँ पे या जो कर रहे हैं उनमें भी कोई इशू है तो आप फॉर श्योर उसको लिखते रहो, पेज नंबर साथ में एग्जाम्पल नंबर लिखते